गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण। इस क्रम में हमने C3 C4 पौधों में अंतर और क्या होते हैं C3 C4 पौधे, प्रकाशीय श्वसन क्या है, C4 C3 पौधों में अंतर क्या है, ये सब हमने पढ़ा। आज हम पढ़ते हैं प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक। कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं, कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करते हैं। पौधों के द्वारा होने वाले प्रकाश संश्लेषण की क्रिया वातावरण और आनुवंशिक कारकों के द्वारा, दोनों के द्वारा प्रभावित होती है। वातावरणीय कारकों का अध्ययन बाह्य कारक के रूप में और आनुवंशिक कारकों का अध्ययन आंतरिक कारक के रूप में किया जाता है। तो सबसे पहले हम बाह्य कारक के बारे में जानते हैं। एक्सटर्नल कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करते हैं। तो इसके अंतर्गत आते हैं प्रकाश, लाइट की मात्रा। प्रकाश संश्लेषण हो रहा है तो प्रकाश की मात्रा बहुत मायने रखती है। दूसरा है प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है, वायुमंडल का कार्बन डाइऑक्साइड का, तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की उपलब्धता। थर्ड है, जैसे कि हमने C3 और C4 पौधों में अलग अलग टेम्परेचर पढ़ा था प्रकाश संश्लेषण के लिए, तो टेम्परेचर, तापमान। और है मृदा और जल। जल जो है प्रकाश संश्लेषण का एक महत्वपूर्ण बाह्य कारक है जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। इन कारकों का अध्ययन करने से पूर्व ब्लैकमैन के सीमाकारी कारकों के नियम का अध्ययन करना जरूरी है। ब्लैकमैन का सीमाकारी का सिद्धांत क्या है? ब्लैकमैन सीमाकारी सिद्धांत के नियम से पहले प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारकों के विषय में ये अवधारणा थी कि किसी कारक की वह मात्रा जिस पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रारंभ होती है उसे न्यूनतम बिंदु कहते हैं, ठीक है, और जिस मात्रा पर अधिकतम होता है उसको अनुकूलतम बिंदु, और वह अधिकतम मात्रा जिस पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया रुक जाती है उसे अधिकतम या उच्चतम बिंदु कहते हैं। जब प्रकाश संश्लेषण शुरू होता है उसे न्यूनतम बिंदु, जिसमें वो अच्छे से होने लगता है, अनुकूलतम बिंदु, और जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया रुक जाती है उसे उच्चतम बिंदु। इन तीनों अवस्थाओं को प्रधान बिंदु कहा जाता है। किसी भी कारक का न्यूनतम मान वह बिंदु है जिसके नीचे ये क्रिया प्रारंभ नहीं हो सकती। इस प्रकार उच्चतम मान वह बिंदु है जिसके और ऊपर ये क्रिया जो है वो प्रभावहीन हो जाती है, यानी रुक जाती है। अधिकतम मान वह बिंदु है जिस पर संबंधित प्रक्रिया लंबे समय तक उच्चतम दर पर जारी रहता है। ब्लैकमैन के सीमाकारी कारकों के नियम के अनुसार यदि कोई प्रक्रिया अनेक कारक के द्वारा प्रभावित होती, जैसे प्रकाश संश्लेषण अनेक कारकों के द्वारा प्रभावित होता है, तो उस प्रक्रिया की दर को सबसे कम मात्रा में उपस्थित कारक पर निर्भर करता है। इस सिद्धांत को स्पष्ट करने के लिए उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि एक हरी पत्ती को 1 इकाई प्रकाश की मात्रा दी जाती है तथा प्रकाश की वह मात्रा CO2 के 5 मिलीग्राम मात्रा का अपचयन करने में सक्षम है, परंतु इस पत्ती को कार्बन डाइऑक्साइड उपलब्ध नहीं की जाती है। ऐसी स्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो सकती। अतः यहाँ पर CO2 कारक है जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को प्रभावित करता है। अब इस पत्ती को कार्बन डाइऑक्साइड दी जाती है तो उस नियत प्रकाश की मात्रा पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया शीघ्र ही प्रारंभ हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हम जैसे जैसे बढ़ाते जाते हैं प्रकाश संश्लेषण की दर में भी वृद्धि होती जाती है। अतः जब तक पत्ती को कार्बन डाइऑक्साइड की 5 मिलीग्राम मात्रा प्रदान न कर दी जाए तब तक प्रत्येक बार CO2 की मात्रा बढ़ाने पर प्रकाश संश्लेषण की दर में वृद्धि जारी रहती है। अतः इन सभी अवस्थाओं में CO2 की मात्रा को ही सीमा कारक माना जाता है। लेकिन जैसे ही CO2 की मात्रा 5 मिलीग्राम से बढ़ाकर 6 मिलीग्राम या उससे अधिक कर देते हैं तो प्रकाश संश्लेषण के दर में कोई वृद्धि नहीं होती। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पर CO2 की मात्रा सीमाकारी कारक नहीं है, बल्कि प्रकाश की मात्रा सीमाकारी कारक बन गया। क्योंकि CO2 की अधिक मात्रा उपलब्ध होने पर भी अब प्रकाश संश्लेषण की दर में वृद्धि केवल प्रकाश की मात्रा बढ़ाने पर संभव है।
इस प्रकार समय समय पर सीमाकारी कारक परिवर्तित होते रहता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि को प्रभावित करने वाले कुछ मुख्य बाह्य कारक के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले आता है लाइट या प्रकाश। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रकाश स्पेक्ट्रम के दृश्य भाग में ही संपन्न होता है, जिसको कि PAR कहा जाता है। ये इसका मान जो है वो 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक होता है। ये क्रिया प्रकाश के प्रकार और उसकी तीव्रता के द्वारा प्रभावित होती है। प्रकाश संश्लेषण की अधिकतम दर दृश्य स्पेक्ट्रम के लाल भाग में और उससे कम जो है वो नीले रंग में होता है। हरे रंग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। जैसे जैसे प्रकाश की तीव्रता बढ़ते जाती है, प्रकाश संश्लेषण की दर भी प्रारंभ में बढ़ता है, लेकिन उच्च प्रकाश तीव्रता पर ये क्रिया जो है इसकी दर घटने लगती है, क्योंकि या तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेने वाले अन्य कारक सीमाकारी हो जाते हैं या फिर क्लोरोफिल वर्णकों का विनाश हो जाता है। क्लोरोफिल का विनाश ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, इसलिए इसको क्लोरोफिल का प्रकाशिक ऑक्सीकरण फोटो ऑक्सीडेशन कहा जाता है। प्रकाश तीव्रता के प्रति विभिन्न जातियों के पौधों की जो सहिष्णुता होती है, सहन करने की क्षमता होती है, वो भी अलग अलग होती है। इसके आधार पर कुछ पौधे तीव्र सूर्य के प्रकाश के आदि होते हैं, जिनको प्रकाश अनुरागी, तथा कुछ पौधे छाया में वृद्धि करते हैं, जिनको कि छाया अनुरागी पौधे कहा जाता है। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% तक होती है, जो कि अन्य गैसों की तुलना में बहुत कम है। C3 और C4 पादपों की उपलब्ध CO2 की मात्रा के प्रति अनुक्रिया भी भिन्न भिन्न होती है। C3 पादपों में जब दूसरे कारक सीमाकारी नहीं हो, तब CO2 की सांद्रता 0.05% तक बढ़ने के साथ साथ प्रकाश संश्लेषण की दर भी बढ़ती है, जबकि C4 पादपों में प्रकाश संश्लेषण की दर 0.03% तक CO2 की सांद्रता तक ही बढ़ पाती है। सत्य यह है कि C3 पौधे उच्चतर CO2 सांद्रता में अनुक्रिया करते हैं और इससे प्रकाश संश्लेषण की दर में भी वृद्धि होती है, जिसके कारण उत्पादन अधिक होता है और वायुमंडल के कार्बन डाइऑक्साइड का भी अधिक उपयोग होता है। इस सिद्धांत का उपयोग ग्रीन हाउस फसलों में जैसे कि टमाटर और बेल मिर्च में किया जाता है। इनको कार्बन डाइऑक्साइड से भरपूर वातावरण में बढ़ने का अवसर दिया जाता है ताकि इनका पैदावार ज़्यादा हो सके। थर्ड है तापक्रम या टेम्परेचर। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तापक्रम की विविध सीमाओं में संपन्न होता है। कोनीफेरस में 35 डिग्री सेंटीग्रेड, मरूदभिद पौधों में 55 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। ज़्यादा तापक्रम पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की दर में कमी हो जाती है, क्योंकि उच्च ताप पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेने वाले जो एंजाइम होते हैं वो निष्क्रिय हो जाते हैं। C3 चक्र में भाग लेने वाले एंजाइम रूबिस्को की कार्बन डाइऑक्साइड से बंधुता घट जाती है। C4 पौधे कम तापक्रम के प्रति संवेदी होते हैं, क्योंकि इस क्रिया में भाग लेने वाला एंजाइम पायरुवेट फास्फेट काइनेज कम तापमान के लिए संवेदी होता है। अलग अलग वातावरण में पाए जाने वाले पौधे तापक्रम के प्रति अलग अलग रूप से संवेदी होते हैं। उष्णकटिबंधीय पौधों में के लिए ये इष्टतम ताप ज़्यादा होता है, जबकि समशीतोष्ण जलवायु में उगने वाले पौधों के लिए कम तापमान की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट है वाटर या जल। पौधों के द्वारा मृदा से अवशोषित जल के केवल 1% भाग ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उपयोग होता है। अतः यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सीधे प्रयोग में आने वाले पदार्थ के रूप में सीमाकारी कारक नहीं होता है और ये अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावशाली होता है। मृदा में अगर जल की अधिक कमी हो जाती है तो जल सीमाकारी कारक बन जाता है, तब प्रकाश संश्लेषण की दर को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। जल की कमी के कारण पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाले स्टोमेटा बंद हो जाते हैं, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता भी कम हो जाती है और पत्ती का जल विभव भी कम हो जाता है।
आंतरिक कारक के अंतर्गत आता है क्लोरोफिल, संचित भोजन की मात्रा और पत्ती की आंतरिक संरचना। क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए अति आवश्यक घटक है और इसकी अनुपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न नहीं हो पाती। इसी प्रकार संचित भोजन की मात्रा अगर बढ़ जाती है तब भी प्रकाश संश्लेषण की दर कम हो जाती है और पत्ती की जो आंतरिक संरचना है और रंध्रों की संख्या पर भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रभावित होती है।